एग्जाम्पल नंबर 4.9 देखो, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है ये। एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री above the horizontal. Calculate the maximum height, the time taken by ball to return to the same level, and the distance from the thrower to a point where the ball returns at the same level. So basically इसमें आपको देखो, ये मैं यदि फिगर बना दूं, सो ये फिगर यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसे करके आपने बॉल को फेंका है, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री एंगल दिया गया है, 28 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो मैक्सिमम हाइट पहले पूछ रहा है। सो एच का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। वी का वैल्यू कितना है 28, सो 28 का होल स्क्वायर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी का वैल्यू आप यदि 10 ले लो। सब देखो इसको सॉल्व कर लो और ये हो जाएगा आपको 14 इंटू 14, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको यदि 9.8 ले लो, सो 2 इंटू 9.8 10 की जगह, सो ये हो जाएगा 7 1.4 इंटू 2 और ये हो गया आपको 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो हाइट का वैल्यू आया 10 के इक्वल, h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो सिंपल आपको जस्ट फॉर्मूला को अप्लाई करना है। h का वैल्यू निकल के आया 10 मीटर। और फिर सेकंड पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मीन्स कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, TF क्या होता है 2v0 साइन थीटा नॉट बाई जी। सो 2 इंटू वी नॉट का वैल्यू 28 हो गया, साइन थीटा नॉट का वैल्यू 1/2 हो गया और जी का वैल्यू 9.8 हो गया। तो क्लियरली ये हो गया 28 डिवाइडेड बाई 9.8 और ये 0.7 इंटू 2 दैट इज 20/7। सो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा आपको 3 सेकेंड के इक्वल होगा। देखो 2.9 सेकेंड के इक्वल हो गया, ठीक है, 2.9 सेकेंड आ गया। फिर तीसरा पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। सो आपको रेंज निकालना है, आर निकालना। आर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आर निकालने के लिए आप क्या करते हो, फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। सो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। आर निकालते हो आप वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। सो वी नॉट स्क्वायर क्या होगा 28 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा, सो साइन 2 इंटू 30 डिग्री बाई जी का वैल्यू है 9.8, सो 28 का होल स्क्वायर साइन 60 डिग्री हुआ स्क्वायर रूट 3/2 और जी का वैल्यू हो गया 9.8। सो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 69 मीटर आएगा। तो 69 मीटर दिया गया है। सो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम में अपना तीनों कंसेप्ट यही 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं, हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, ये सब का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। सो ये अगला कंसेप्ट था नेग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस, व्हाट डज दिस एजम्पशन रियली मीन। सो इसको समझाने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से इसको ये समझाता हूँ। देखो हम लोगों ने शुरू से देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन एग्जैक्टली एयर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोगों ने कभी कंसीडर ही नहीं किया। लाइक एयर रेसिस्टेंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो एयर का एक रेसिस्टेंस फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो एग्जैक्टली एक डिसिपेटिव फोर्स होता है। डिसिपेटिव फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि वो डिसिपेट करता है, ख़त्म करता है, जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू गिराता है। सो आप मान रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है v नॉट कॉस थीटा नॉट वो कांस्टेंट है, जबकि रियलिटी में ये कांस्टेंट नहीं होगा। वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जो चेंज होता है ना, लाइक आप टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वेलोसिटी गया, तो ये सब में इम्पैक्ट आएगा। So in case in the presence of any such forces opposing motion, any object will lose some part of its initial energy। जो इसका initial energy है, जो जिस एनर्जी से ये थ्रो किया गया 1/2 mv0 स्क्वायर से फेंका गया है, वो एनर्जी क्या होगा कि ये कुछ एनर्जी इसमें भी से लूज होगा।
एंड देयरफॉर जो आप पैराबोलिक पाथ जो आइडियल बनाते हो ना, इससे ये थोड़ा डेविएशन करेगा. सो thus a projectile that traverses a parabolic path would certainly show deviation from its idealized trajectory in presence of air resistance. It will not hit the ground with the same speed. सेम स्पीड के साथ भी नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो उसमें घट जाएगा. आप जब फेंके हो उस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v नॉट cos थीटा नॉट है. यहाँ पर ये v नॉट cos थीटा नॉट नहीं होगा. So in the absence, it will not hit the ground with the same speed with which it was projected. Clear है? So I think ये समझ गए होगे. इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट्स ओनली द वाई कंपोनेंट दैट अंडरगोज द कंटिन्यूअस चेंजेस. हम लोग बोलते हैं कि एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन एयर रेसिस्टेंस में दोनों अफेक्ट होगा. एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा. इसका रेंज जितना आप कैलकुलेट किए उससे कम होगा, मैक्सिमम हाइट जो आपने कैलकुलेट किया उससे कम होगा, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट में भी अंतर आएगा. सो कैन यू देन एंटिसिपेट द चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी अंतर आएगा. आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो इस पर नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उसके अलावा क्या है, एयर का जो ड्रैग है, एयर का जो रेसिस्टेंस है, उसको मैं एफ एयर बोलता हूँ, वो भी लगेगा. फिर ये किसी हाइट तक गया, यहाँ पर स्टॉप हुआ, फिर जब लौटेगा तो क्या होगा, जी नीचे की तरफ लगेगा और एयर का जो रेसिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ लगेगा. मीन्स एफ एयर फिर ऊपर की तरफ लगेगा. क्लियर है? सो ये इन सब के इम्पैक्ट के कारण भी इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो उसे चेंज होगा. इसका कैलकुलेशन फिर टफ हो जाएगा. सो द कैलकुलेशन विदाउट एयर रेसिस्टेंस इज मच सिंपलर देन विथ एयर रेसिस्टेंस. अब जब इतना हम लोग कंसेप्ट सीखें तो एक छोटा सा कंसेप्ट वो है एनर्जी का कंसेप्ट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. सो आप देखो, यदि कोई प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से एंगल थीटा नॉट से ऐसे पाथ में आया, सो इनिशियल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 mv नॉट स्क्वायर. ये आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया. इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से लिंक्ड होता है. यदि किसी बॉल को आप h हाइट पर ले जाओगे ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, यदि उसका मास m है तो. सो इसका mgh तो आप 0 मान लोगे क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंड पे है. सो टोटल एनर्जी यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर है. यदि मैं ये पॉइंट पर बोलूँ हाईएस्ट पॉइंट पर, सो हाईएस्ट पॉइंट पर केवल इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, वो होता है v नॉट cos थीटा नॉट. सो क्लियरली इस पॉइंट पर यदि मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, k डैश बोल दो, 1/2 mv नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी k है तो k cos स्क्वायर थीटा नॉट. और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो देखो यदि h हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh. ठीक है, जहाँ h का वैल्यू आपको मालूम है mg, h का वैल्यू कितना होता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g. सो g से g कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट. सो 1/2 mv स्क्वायर कितना के इक्वल होता है, k के. सो k साइन स्क्वायर थीटा नॉट मीन्स टोटल एनर्जी को आप यदि cos स्क्वायर थीटा नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होता है, k साइन स्क्वायर थीटा नॉट. सो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर होगा. इस पॉइंट पर यदि टोटल एनर्जी मैं बोलूँ तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट. पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया 1/2 mv नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट. इनको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1/2 mv नॉट स्क्वायर. सो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी k है, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी k है, यहाँ पर भी k है. हर पॉइंट पर सेम काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज एयर फ्रिक्शन को आप रेसिस्टेंस, जो एयर का फ्रिक्शन है, एयर का रेसिस्टेंस है, उसको आप 0 मान रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो. सो काइनेटिक एनर्जी का भी कैसे ग्राफ चेंज हो रहा है, कैसे वैल्यू चेंज हो रहा है वो आप देख रहे हो. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है
और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है। तो आप बोलोगे एट हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लीस्ट। कितना के इक्वल हो जाता है? 1/2 mv0² cos स्क्वायर थीटा नॉट। तो मेरे ख्याल में आप समझे होंगे बहुत सारे एडिशनल कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस किए हैं। कोई भी दिक्कत होने से, कुछ भी होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।